मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एनसीईआरटी ओनली पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बच्चों, आपने देखा होगा रबर के बारे में सुना होगा। जैसे कि अगर हम रबर को, जैसे कोई एक रबर है, ये रबर है और इसको हम खींचें दोनों ओर से एफ फोर्स से लगा के, खींचे तो ये थोड़ी तन जाती है। क्या होता है? थोड़ी तन जाती है। यानी इसकी लेंथ अगर पहले एल थी तो वो कितनी हो जाती है? एल प्लस डेल्टा एल बढ़कर कितनी हो जाती है? एल प्लस डेल्टा एल। तो अगर इन्हीं फोर्सेस को अगर हम काट दें तो ये दोबारा उतनी ही हो जाती है जितनी कि ये पहले थी, यानी कि कितनी एल लेंथ की फिर हो जाती है। अब हम समझते हैं इस एग्जांपल से इलास्टिसिटी और इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में। तो रबर की ये जो प्रॉपर्टी है, रबर के मैटर की ये जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टिसिटी। और ये जो कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है इसको बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो इलास्टिसिटी बॉडी के मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह कुछ फोर्सेस लगाकर अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेती है, और जब इन फोर्सेस को हटाया जाता है तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है। और ये जो कुछ डिफॉर्मेशन होता है फोर्सेस लगाकर, वो क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अब आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक एंड प्लास्टिसिटी। देखो, प्लास्टिक और प्लास्टिसिटी, इलास्टिक और इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा है। अगर ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसकी जो शेप चेंज होगी, उसका जो लेंथ है वो चेंज होगी। और अगर फिर हम फोर्स से हटा दें तो उसकी लेंथ चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे पहले किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ थी एल, कितनी थी? एल। और जब इस पर हमने फोर्सेस लगाए, एक इधर और एक इधर, तो इसकी लेंथ हो गई, कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। और जब इनसे फोर्सेस को हटाया तब भी इसकी लेंथ कितनी रही? एल प्लस डेल्टा। कितनी रही? एल प्लस डेल्टा। कितनी रही? एल प्लस डेल्टा एल। तो ये क्या होगी? प्लास्टिक बॉडी। और इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी क्या हुई? प्लास्टिसिटी। अब आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी मैंने बढ़ा, ये जो फोर्सेस लगते हैं किसी इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी के समय, जो
फोर्सेस लगते हैं उनको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये एफ और ये एफ क्या होंगे, क्या होंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो क्या करें, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट पोजीशन को चेंज करें, डिफॉर्म करें, उनको बोलें डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट आता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स जैसे कि एक ये सिलेंडर शेप की एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक इधर ए फ्रॉम एफ मेजरमेंट एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा, एक नीचे लग रहा है। अब क्या है, अब इसके अपोज यहीं पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ, एफ नाम के फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के रेस्पेक्ट में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एफ नाम का फोर्स लगा, अब इसके अपोजिट बॉडी के अंदर फोर्स लगना स्टार्ट हो रहे हैं ये दो फोर्स। तो ये इंटरनल फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट, उनको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग, क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अब देखिए सेम यही एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रेस, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सॉलिड सिलेंडर है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर, एफ फोर्स लग रहा है। अब क्या है इसके अंदर, जब ये क्या लगा है, डिफॉर्मिंग फोर्स, अब इसके अपोजिट इंटरनल फोर्स एक लगेगा जिसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग वो रीस्टोरिंग फोर्स। तो क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is called as स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, फोर्स कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स एरिया। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स से एफ मान लेते हैं और एरिया अगर ए मानते हैं तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए। अब आता है
एस आई यूनिट ऑफ एस आई यूनिट ऑफ एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस इक्वल टू कितना होता है, स्ट्रेस इक्वल टू हमने अभी बताया एफ अपॉन ए होता है। जब एफ एस आई यूनिट ऑफ एफ कितना होता है, न्यूटन। फोर्स की एस आई यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। और एस आई यूनिट ऑफ ए एरिया कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। इसलिए एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रेस कितना होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स 2। सही है। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ से निकल सकता है। तो कितना है, एम एल माइनस वन टी माइनस 2। ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। अगर हमें यूनिट पता है तो हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, और अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है तो हम यूनिट निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, हम किसी भी सॉलिड की जो डायमेंशन है वो तीन तरह से चेंज कर सकते हैं। देयर आर 3 ways in which a solid may change its dimension when an external force acts on it। जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसकी जो डायमेंशन है वो 3 तरह से चेंज होती है। अब आता है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक सिलेंडर है, ये है, इसकी लेंथ दी है एल। जब इस पर फोर्स लगाया जाता है, इस पर फोर्स लगते हैं, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पर जब फोर्स लगते हैं तो इसकी लेंथ हो जाती है। इसकी लेंथ कितनी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लेंथ कितनी होती है, एल प्लस डेल्टा एल। कितनी हो जाती है, एल प्लस डेल्टा एल। अब क्या है, अब टेंशन स्ट्रेस में कैसे हुआ, इसकी लेंथ वही ऐसे कितनी हुई, डेल्टा एल। स्ट्रेस ड्यू टू अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस तरह से टेंसर स्ट्रेस आती है, इस तरह से जो टेंसर स्ट्रेस आती है उसका फॉर्मूला कितना होगा, तो इस तरह का जो स्ट्रेस होगा उसको बोलें टेंसर स्ट्रेस। क्या बोलें, टेंसर स्ट्रेस। इसमें क्या है, जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो इसमें जो निकलेगा टेंसर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, F1A होता है। टेंसर स्ट्रेस क्या होगा, सिलेंडर की केस में फोर्स कहाँ है, F है, तो
एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से टेंसल स्ट्रेस हो जाएगा तो इसमें है इन दिस फिगर ए सिलेंडर इज स्ट्रेस्ड बाई 2 इक्वल फोर्सेस अप्लाई नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर किसी सिलेंडर को 2 इक्वल फोर्स द्वारा क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या 2 इक्वल फोर्स लगाए जा रहे हैं और इस तरह से वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया को उसको बोल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अब आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, अभी जो लेंथ कितनी है इस सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की, एल है, और उस पर क्या किया जा रहा है, तो इस पर क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, इसकी क्रॉस सेक्शन 2 फोर्स लग रहे हैं तो इसकी लेंथ रह जाती है कितने जाती है, एल माइनस डेल्टा एल। तो इस तरह से अगर किसी भी सिलेंडर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को लगाया जाता है और इसको कंप्रेस किया जाता है, तो इस तरह से जो डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हुआ, F/A। सही है। अब इसमें क्या है, कंप्रेस सिस्टम में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कैसे कंप्रेस कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल अब आता है नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होता है, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दोनों को ही हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दोनों को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नेक्स्ट है टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए अभी हमने पढ़ा, ये है एक डायग्राम है जो हमने पीछे बनाया था। तो इसमें क्या है, एक ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको क्या किया हमने, दो फोर्स लगा के, इसके 2 क्रॉस एरिया पर फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया है और इसकी लेंथ होगी L+Δl।
पहले इसकी लेंथ क्या थी एल, और फिर कितनी हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो इसमें जो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन होगा वो क्या होगा एल, वो डेल्टा एल अपॉन एल। जितनी इंक्रीज हुई है लेंथ उतना उसके रेशियो कितना एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, कितनी लेंथ बढ़ी है डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। देखिए इसमें देखिए दोनों ही लेंथ है, न्यूमरेटर में भी लेंथ है और डिनोमिनेटर में भी लेंथ है। इसका कोई भी यूनिट नहीं हुआ, नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नेक्स्ट आता टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन, जैसे कि कोई सॉलिड सिलेंडर है इस तरह से, इसकी लेंथ है एल। अब क्या है, इस पर फोर्स लग रहा है दो, एक इधर साइड को फोर्स लग रहा है और एक इधर साइड को फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये सॉलिड सिलेंडर है और इसकी जो हाइट है वो एल है और इसको क्या है, तो जो अपोजिट फेसेस हैं उन पर तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो दो अपोजिट जो फेसेस होती हैं उनके बीच कितनी डिस्टेंस आ जाती है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस बन जाती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी बन जाती है उनकी, डेल्टा एक्स, और ये कितनी है एल। तो जो अब इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो टेंजेंशियल स्ट्रेन हुई, टेंजेंशियल स्ट्रेन हुई वो कितनी हुई, डेल्टा एक्स अपॉन एल, कितनी है डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब डेल्टा एक्स में देखना, डेल्टा एक्स क्या है, ये थीटा है, ये डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, ये बेस। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन एक्स अपॉन एल। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होगा, टेन थीटा। लेकिन अगर देखा जाए जो टेन थीटा है वो किसके रेस्पेक्ट में आता है, मतलब लगभग किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, यानी थीटा इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो ये क्या हुआ, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन। क्या हुआ, टेंजेंशियल शेयर और शेयरिंग स्ट्रेन। इसमें अगर
थीटा बहुत स्मॉल हो तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा की। अगर थीटा हम 10 डिग्री लें तो हमें 1% का डिफरेंस मालूम होता है थीटा और टेन थीटा में, इसलिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख देते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अच्छा, एक टॉपिक हम भूल रहे थे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस भूल रहे थे। टेंजेंशियल स्ट्रेस, अच्छा इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस हुआ, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की दो अपोजिट फेसेस को हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाकर स्ट्रेच करते हैं तो उनकी जो दो अपोजिट फेसेस के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनती है प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह जो उनकी अपोजिट फेसेस पर जो फोर्स लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स पर यूनिट को एरिया को बोलते हैं टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। इस तरह से पढ़ सकते हैं, if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross-sectional area of the cylinder as shown in figure, there is relative displacement between the opposite forces of the cylinder. The restoring force per unit area developed due to the applied tangential force is known as tangential or shearing stress. तो इस तरह से जो स्ट्रेस आता है, ये जो फॉर्मूला ये हमने अभी ये फिगर बनाया है, तो इस तरह से जो स्ट्रेस आता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इस तरह से जो स्ट्रेन आती है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जैसे कि अगर कोई, जैसे कि ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसको हमने क्या किया, किसी भी फ्लूइड में डाल दिया है, किसमें डाल दिया है, किसी भी फ्लूइड में डाल दिया है, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या फोर्सेस लगते हैं, क्या लगते हैं, फोर्सेस लगते हैं, क्या लगते हैं, फोर्सेस लगते हैं। ये क्या करते हैं, इसकी शेप को डिफॉर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं। यानी कि अब ये क्या हो जाता है, थोड़ा शेप इसकी चेंज हो जाती है, यानी कि दब जाता है। तो इसकी कितना हो जाता है, इसका पहले अगर वॉल्यूम वी था तो बाद में कितना होता है, वी माइनस डेल्टा वी, कितना वी माइनस। तो इस तरह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आएगी, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आएगी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब देखिए इसका पहले इनिशियल चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी, एंड इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम कितना,
वी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन हमें कितना लगेगा, कितना मिलेगा, डेल्टा वी अपॉन वी। तो इस तरह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। इस वॉल्यूम स्ट्रेन का कोई भी क्या होती है ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। थैंक यू।